फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद किरू। आज हम अभ्यास प्रो मैगजीन में 16 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वाले पार्ट में हम 15 क्वेश्चंस तक कर चुके हैं। हम मिसक्लेनियस पोर्शन को पहले सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर आपको वहाँ पे पेजेस को समझने में प्रॉब्लम हो तो देखिए, यहाँ पे ना दो तरीके से पेजेस दिए गए हैं। एक तो यहाँ पे हमें पेजेस शो कर रहा है, कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। और एक जैसे ही हम मतलब वीडियो को स्क्रॉल करते हैं ऐसे, तो हमें एक पेजेस यहाँ पे दिखाता है, ठीक है। जो ये, एक मिनट, ये दोबारा, ये जब हम स्क्रॉल करते हैं तो ऐसे पेजेस दिखाता है, ठीक है। तो मैंने जो वीडियो में टाइटल डाला था, जो थंबनेल था इसका, मैंने वो ना, जो ये स्क्रॉल करते टाइम जो पेजेस दिखा रहा है ना ऐसे इधर, उनको मतलब जैसे ये जो आते हैं 378 समथिंग ऐसे, ये पेजेस नहीं डाला, ये पेजेस नहीं डाला, बल्कि जो स्क्रॉल करते टाइम आता है वो डाला, ठीक है। तो अब हम किससे स्टार्ट करेंगे? हम 16 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। और जो 16 क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट, 16 क्वेश्चन, हाँ। और ये पेज नंबर अगर इसके अकॉर्डिंग देखते हैं तो ये 375, और वैसे स्क्रॉल वाला लिखा है, मैंने तो स्क्रॉल वाला तो उसके अकॉर्डिंग समझना। तो देखो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, ABC एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं विद इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन द रेशियो ऑफ 8-5-9, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है, ABCN 3 पर्सन है। वो क्या करते हैं, एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 8, 5 और 9 की, ठीक है। आफ्टर 8 मंथ दे इंक्रीज देयर रिस्पेक्टिव इन्वेस्टमेंट बाई 12.5%, 61। तो हमने मान लिया 8x है, ये 5x है, ये 9x है। और ये इन्वेस्टमेंट कितने महीनों तक चल रही है? सिर्फ 8 महीनों तक चली, मल्टीप्लाई में हो गए, ठीक है। और फिर उसने क्या कर दिया, उसने ना, इन तीनों बंदों ने अपनी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ किया। 12.5% होता है 1/8, मतलब 1 से इंक्रीज हो गया, तो ये अब हो गई 9x, ठीक है। और दूसरे वाले ने 60% से बढ़ा दिया, 5x पहले थी, उसका 60% कितना हो जाएगा? उसका 60, 0 से 0, 2 3 6, 2 5 10, 5 एकम 5, मतलब 1 से बढ़ गए, कितने में? 5, मतलब 6x हो गई, ओके। 3 है ये, है ना। 5x 60/100, 0 से 0, और 2 3 6, 2 5 10, 5, हाँ 3 है ये, मतलब 8 आ गया, ठीक है। और फिर आगे इसने क्या बोला, 9x वाले को इसने 11.11 का मतलब परसेंट होता है 1/9, ठीक है। तो एक से ही बढ़ी, मतलब ये हो गया 10x। अब कितने टाइम के लिए आगे बात हो रही है, एंड आफ्टर 16 मंथ दे डिक्रीज देयर इन्वेस्टमेंट बाय दिस। 16 मंथ मतलब 8 महीने के लिए और रही, 8 महीने तो पहले हो चुकी थी, 8 महीने के लिए और आई है, ठीक है। और क्या किया, 16 महीने बाद उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट को घटा दिया है, ओके। तो घटाया है, तो हम अब इस घटाने वाले पोर्शन को भी चेक कर लेते हैं कि ये इसने घटाया, तो घटाया कैसे है, ठीक है। तो देखो इसने क्या बोला कि ये एक पार्ट बना था, फिर 8 महीने बाद ये हो गया। अब आगे बोला डिक्रीज किया 22.22 को हम लिख सकते हैं 2/9, तो 9x थी, 2 घट गई, मतलब 7x रह गई। आगे इसने 12.5 मतलब 1/8, 8 से घट गई, मतलब 7x रह गई, ठीक, ये x है। और फिर क्या बोला है, 20% बी पेन 100, मतलब 20% हो गए, घटाई है 20%, कितना? 10 का 1, 2 से घटी, क्योंकि 10% 1 होता है 10 का, तो 20% 2 होगा। और ये कितने महीने के लिए है, इफ़ द प्रॉफिट एंड आफ्टर 3 ईयर, 3 साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने 1 साल में होते हैं, तो 3 साल में हमारे 36 मंथ हो जाएंगे। 16 महीने पूरे हो जाएंगे, एक बार 8 यहाँ पे, एक बार 8 यहाँ पे, ठीक है। 36 में से 16 गए तो कितने बच गए? 20 महीने बच गए, ठीक है ना। 20 महीने के लिए हमारी बची हुई इन्वेस्टमेंट हुई है, ओके। अब क्या करना है, हमें इनको सेपरेटली ऐड करना है, ठीक है। तो हम ये काम कर लेते हैं। देखो पहले 8 है, और 20 है, काट तो सकते हैं हम इनको, कि जो भी कॉमन पोर्शन है हम वो यहाँ पे काट सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि भाई सभी में है नहीं। तो देखो हम क्या नॉर्मली ले लेते हैं, 8 8 64, ओके। पहले एक का ही निकाल 64x, फिर प्लस किया था यहाँ पे, ठीक है। कितना आया, 9 से 9 8 72x, फिर आया, ये भी प्लस ही है वैसे, क्योंकि हम तो घटाते जा रहे हैं, 7 दूनी 14, 140x। तो ए का कितना बन गया, ये बन गया जी, ये बन गया हमारा 4 2 6, 4
7 14 13 13 और 4 17 80 लाख 276x। ओके, कैलकुलेशन चेक कर ले। तो अब 276x हमारा आ गया इसका। ऐसे ही हमें किसका निकालना है, हमें निकालना है बी का। तो 800 को 8 पंजू 40x, एक मिनट, ओके, प्लस 8 8 64x, प्लस यहाँ पे हमारा बचा था कितना, 8 में से एक गया था तो 7 एक, मतलब 7 नहीं 14, ठीक है। तो 14x, ये 7 ही है ना, ठीक है। तो 14 आ गया, तो कितना हो गया ये भी, 40 और 14 44, 54 54 और 64 कितना हो गया, 8 और 11, मतलब 118x हो गया, ठीक है। ये बी का आ गया। ऐसे हम सी को भी देख लेते हैं। सी में हमें क्या दे रखा है, सी में दे रखा है 9 8 72x, प्लस 10 8 80, प्लस 8 दूनी 16 160x। तो कितना हो गया ये, एक मिनट, ये 20 था तो ये डबल होना था, तो यहाँ पे तो गड़बड़ हो गई, मैंने तो 2 से ही मल्टीप्लाई किया था, तो ये सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है, एक बार दोबारा से। तो ये हो गया हमारा 8 16 8 24 24 240 और 72। तो ये कितना आ गया, 2 7 11 2 1 312 आ गया, ठीक है। और ये दोबारा से करना पड़ेगा हमें। तो एक टाइप से हमने ना ऐसे इनको क्या कर लिया, देख लिया, तो ओके। तो ये हमारा नॉर्मल कितना बन जाएगा, 252 3 28 ऐसे, मतलब आपको ना एक बार ये कर लेना, ठीक है। मतलब ऐसे हमने इन सारे को किया। फिर आगे इसने क्या बोला वो देख लेते हैं। इफ़ टोटल प्रॉफिट एंड आफ्टर 3 ईयर इज दिस, प्रॉफिट शेयर ऑफ सी इज दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लैंक। तो आपको क्या करना है भाई, एक मतलब लगा लिया हटा रही मैं, एक जो है ना वैल्यू उसको ले लेना, मतलब जैसे पहले ए को पुट किया, फिर बी ए को पुट करोगे, और उसमें से जो हमारा रेशियो आया है प्रॉफिट शेयर का, उससे ना निकाल कर देख लेना किसका शेयर, सी का। अगर यही वैल्यू आती है तो पहला ऑप्शन सही होगा, अगर दूसरी वाली आती है तो दूसरा, तीसरी वाली आती है तीसरा, चौथी वाली आती है तो चौथा, मतलब ऐसे आपको चेक करना होगा इसको, ठीक है। तो देखो जो हमारा रेशियो है ना ए बी सी का, वो आएगा हमारा 73 63 82 जब हम इसको सोल्व कर लेंगे। और टोटल प्रॉफिट अगर हम ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे 27 250, तो क्या सी का शेयर यही आता है। तो ऐसे करने के लिए क्या करेंगे, पहले इन सब का सम करेंगे, तो कितना होगा, 3 3 6 7 8, ठीक है, ओके। फिर है 8 और 6 100 7 21 218, और सी का शेयर कितना है 82, मल्टीपल में कर देंगे। अब हम इसको सोल्व करके देख लेंगे, तो अगर सही वही वैल्यू आती है तो हमारा आंसर हो जाएगा, नहीं आती है तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये तरीका है हमारा इसको करने का। अगला वाला है बोट का। बोट देखो, यहाँ पे बोट का मतलब ये होता है कि जैसे ये एक नदी बह रही है, इसमें ये एक बोट है, ठीक है। तो ये जो बोट होती है ना, इसकी खुद की चाल होती है, जैसे लगा इसमें हम पतवार से चलाएं या इंजन से चलाएं, तो इसकी भी खुद की एक चाल होगी, इसकी भी खुद की एक स्पीड होगी, और जो नदी है जो बह रही है उसके फ्लो की भी एक स्पीड होगी। तो जो हम बोट एंड स्ट्रीम के हमारे क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें 2 चीज़ों को का यूज होता है, एक तो बोट की स्पीड और एक स्ट्रीम की स्पीड। अगर ये दोनों हमें पता है ना, तो हम इनकी हेल्प से पूरे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा बोट एंड स्ट्रीम होता है ना, उसमें जो अपस्ट्रीम होती है वो होती है हमारी बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड, ठीक है। और जो डाउन स्ट्रीम होती है वो हमारी होती है बोट की स्पीड, ठीक है, प्लस स्ट्रीम की स्पीड, ये होती है, ठीक है। तो मतलब इन्हीं दोनों के ऊपर हमारा सारा क्वेश्चन मतलब मूव करता है। तो यहाँ पे दे रखा है बोट पी कैन कवर डी किलोमीटर अपस्ट्रीम, कि डी किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रही है, तो याद रखना कि बोट को मैं एक्स से डिनोट करूँगी, और जो स्ट्रीम की स्पीड है उसको वाई से, तो अपस्ट्रीम जा रही है मतलब एक्स माइनस वाई जा रही है, एंड डी किलोमीटर डी प्लस 20 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम मतलब एक्स प्लस वाई जा रही है, ठीक है, कितने टाइम में, 16 आवर में, ओके। इन रिवर एक्स, यहाँ पे ना रिवर दी गई है एक्स, ओके। इफ स्ट्रीम ऑफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम ऑफ एक्स इज 25% ऑफ द डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट पी, कि
जो हमारी नाव है, मतलब लगा लो यहाँ पे वैल्यू वाई, मतलब और मतलब जो स्ट्रीम है वो हमारी नाव की स्पीड का डाउन स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम मतलब एक्स प्लस वाई का, ठीक है, वो कितनी है 25%, मतलब ये अगर 4 है ना तो ये 1 है, 25 चौका 100, मतलब ये 1 एक्स है, ठीक है। तो अगर हमारे पास डाउन स्ट्रीम में ना स्ट्रीम 1 है तो हमारे पास बोट की स्पीड भी आ जाएगी। अगर ये हमारा 4 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, तो घट के तो ये कितनी आ जाएगी 3 यूनिट, 3n आ जाएगा, ठीक है ना, यही तो होगा। फिर इसने क्या बोला हमें, बोट क्यू आ गई, तो बोट क्यू पे जाने से पहले हम एक चीज़ कर सकते हैं यहाँ पे, कैसे कि भाई हमारे पास तो यूनिट्स आ गए, एक्स माइनस वाई कितना हो जाएगा हमारा 2n, तो यहाँ पे हम 2n पुट कर दें, और एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा 4n, तो यहाँ पे हम 4n पुट कर दें, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया हमारा d अपोन में 2n प्लस d प्लस 20 अपोन में 4n, ये हमारा किसके इक्वल हो गया 16 आवर के, ठीक है ना। तो अब हम इसको सोल्व करें तो एलसीएम हो जाएगा हमारा 4n एलसीएम हो गया, तो मतलब लगा लो एक नॉर्मल यही इक्वेशन लगा लो, और हमें यहाँ से ना बोट और स्ट्रीम का जो रिलेशन है वो भी पता चल गया। तो क्या क्या है ये रिलेशन हमारा, ये रिलेशन है हमारा कि जो बोट है वो है हमारे 3n, और स्ट्रीम है वो हमारी है n, और जो डाउन स्ट्रीम है वो हमारी है 4n, ठीक है ना, यही चीज़ें हमें दी गई हैं। अब हम आगे चेक करते हैं, आगे इसने क्या बोला है, बोट क्यू की बात आ जाती है। बोट क्यू कवर कर सकती है d माइनस 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम मतलब x माइनस वाई, एंड d प्लस 20 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम मतलब x प्लस वाई, ठीक है। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है धारा के साथ, और अपस्ट्रीम का मतलब होता है धारा के विपरीत, इसीलिए जो स्पीड होती है करंट की वो घट जाती है। करंट मतलब नदी की चाल, नदी की जो स्पीड होती है, ओके। फिर इसने बोल दिया आगे, रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ बोट पी एंड क्यू इन स्टिल वाटर इज दिस। देखो जो हमारी बोट पी थी उसकी जो चाल थी वो थी 3n मानी थी हमने, और जो अब यहाँ पे रेशियो दिया है कि Q और P की जो रेशियो है ना स्टील वाटर में वो 5:8 है, मतलब ये वैल्यू किसकी है 5 की, 5 की वैल्यू अगर 3 है तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऐसे कर लेंगे। तो कट तो रहा नहीं, हम उसको भी पूरा नंबर में मान सकते हैं ताकि ये कट जाए, ठीक है। तो ये देखो क्या करें, इसकी हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 9 हो जाएगा, 9 होगा, 3 से 3 8 चौथा 40, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया 40, नहीं एक मिनट देखो हमारे पास जो बोट है P उसकी जो स्पीड 3n है, तो हमने है ना क्या किया उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितनी हो गई 9n हो गई। 3 से नहीं करना वैसे, क्योंकि नीचे तो हमारा मतलब ये 5 है तो 8 की वैल्यू आ गई ना, तो हमने क्या किया इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो कितना हो गया 3 वो वाला, जैसे 3n थी हमने इसकी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 थी 15n आ गई। अब Q की पूछ रहा है तो Q की वैल्यू क्या होगी, ये 5 की है तो वो 8 की आएगी, तो 5 थी 15 8 थी 24n आ गई, तो Q की भी आ गई। और स्ट्रीम होती है ना उसकी चाल तो सेम ही रहेगी भाई, अलग अलग बोटें नदी में चल रही है, स्ट्रीम तो सेम है, तो मतलब वाई जो है वो तो हमारा वही रहेगा, कितना भाई आया तो n था लेकिन हम 5 से मल्टीप्लाई सबको कर रहे हैं तो 5n हो गया वो। फिर आगे इसने क्या बोला वो देख लेते हैं, इफ रेशियो बिटवीन द, हाँ ये हो गया, इफ बोट P एंड Q आर स्टैंडिंग खालिस्तान, मतलब उनके बीच में दूरी बता रहा है कि P और Q बोट इतनी इतनी दूरी पर खड़ी हुई हैं रिवर जेड में, एक रिवर जेड बताई गई है, ठीक है। एंड दे आर स्टार्ट मूविंग टुवार्ड्स ईच अदर, और वे एक दूसरे की तरफ चलना स्टार्ट कर देती हैं। फिर क्या बोल रखा है, देखो यहाँ पे ना अलग अलग नदियाँ दी गई हैं, अलग अलग ही वो दी गई है। तो बोट P पहले चल रही थी X रिवर में, बोट Q चल रही है Y रिवर में, ठीक है बोट Q, और बोट बोट वो नहीं, जो ये फिर दोनों बोटें हैं वो चल रही है Z रिवर में, ठीक है। मतलब यहाँ पे ना हमें तीनों को ही यूज करना पड़ेगा क्योंकि तीनों को ही ये लेके चल रहा है। तो यहाँ पे जैसे स्ट्रीम अलग है, वहाँ पे देखो इसने बोला है जो स्ट्रीम और स्पीड वाई है ना रिवर वाई में वो 20% है डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट क्यू का। देखो तो हमारे पास तो यहाँ पे क्या ये सिर्फ स्टील वाटर में स्पीड है ये, ठीक है। तो वहाँ इसका यूज़ करके हम अलग से स्ट्रीम की स्पीड निकाल पाएंगे जो किसकी होगी बोट क्यू की होगी, ये बोट P है
इसका हमारे पास ये डाटा दे रखा है। बोट क्यू का भी हम क्या निकाल सकते हैं, स्ट्रीम का निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे भाई, देखो हमारे पास क्या क्या डाटा है। हमारे पास ये हो गया था कि जो बोट क्यू है ना, उसकी जो स्पीड है वो हमारे पास 24 N आई थी। और इसने है ना यहाँ पे क्या बोल रखा है, इसने बोल रहा है कि जो वाई है ना, वाई, ठीक है, वो क्या है, वाई इसने बोला कि जो स्ट्रीम की जो स्पीड है वो 20% है डाउन स्ट्रीम स्पीड का। डाउन स्ट्रीम वही एक्स प्लस वाई का, मतलब वो अगर 100 है तो ये 20 है, ठीक है, मतलब 1:5 का वही रिलेशन है। और अगर ये है तो मतलब वहाँ से बोट की भी आ जाएगी, क्योंकि बोट का वही हाफ होगा, मतलब 4, ठीक है। लेकिन 4 आएगी वहाँ से, क्या आएगी, यहाँ से 4 आएगी किसकी, बोट की। लेकिन बोट की तो हमारी यहाँ पे 24 आ रही है, तो मतलब कितने गुना हो रहा है, 6 गुना हो रहा है। तो हर किसी की मतलब स्ट्रीम की हो, हर किसी की 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है ना। तो इससे क्या हो गया, हमारे पास है ना जो क्यू है उसकी भी हर चीज़ की वैल्यू आ गई, स्ट्रीम वगैरह ये सब। तो हम इसको इरेज कर देते हैं। आगे इसने क्या बोला, अब वो कितनी दूरी पर हैं, तो हमें क्या करना है भाई, वही है कि एक डाटा उठाओ कि भैया तो स्ट्रीम की वो ले लो दूरी, और फिर है ना उनको चलाओ और है ना ये चेक करो कि लास्ट में वो यही आंसर दे रहा है या नहीं। कौन सा वाला, ये, एक मिनट, ये वाला, तो वो ही हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बस इसमें यही क्वेश्चन, मतलब अब हमें यही प्रोसेस करना है। तो देखो हमारे पास क्या क्या डाटा है वो लिख लेते हैं हम एक बार। देखो हमारे पास क्या क्या आ गया था, एक बोट थी पी, एक बोट थी क्यू, और उसकी भी बोट की चाल थी, उसकी भी स्ट्रीम की चाल थी। बोट की चाल आ गई थी उसकी 15N, और स्ट्रीम क्या आ गई थी 5N, एन मान रहे हैं। इसकी क्या हो गया था, बोट की चाल आ गई थी 24N, क्योंकि रिलेशन दे रखा था, और स्ट्रीम की आ गई थी 6N, ये दे रखा था हमारे पास, ये डाटा आ गया था। फिर हमें ना इन दोनों के लिए क्या और बताया गया था भाई स्टार्टिंग में, कि भाई वो कितने कितने घंटे में पूरा कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसे ही क्यू का बताया गया तो कितने घंटे में वो इतनी इतनी दूरी को कवर कर रही है। तो डी तो दोनों में जो डिस्टेंस है वो तो दोनों में ही कॉमन दी गई है। तो वहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि भाई हमारे पास ये भी कॉमन है एन एन, तो दो टाइप से मतलब दो सी इक्वेशन ही बन जाएंगी। उनको सोल्व करेंगे तो वहाँ से हमारे पास एन मतलब एक यूनिट की वैल्यू भी आ जाएगी और डी की भी आ जाएगी। तो उससे क्या हो जाएगा कि हमें इनकी एग्जैक्ट वैल्यू पता चलेगी। एग्जैक्ट वैल्यू पता चलने के बाद हमें क्या करना है, एक डाटा ऑप्शन से उठाना है और दूसरे को चेक करना है। वो हमारे लिए आसान होगा, क्योंकि हमारे पास जब स्ट्रीम की और बोर्ड की दोनों की स्पीड आ जाती है तो हम उस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। आप इस क्वेश्चन को ट्राई करें, अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहती है तो हम इसको अलग से वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। अब आता है 18 का क्वेश्चन। तो 18 क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, देखो यहाँ पे बताया गया है कि भाई 3 आइटम है, मतलब ये प्रॉफिट एंड लॉस बेस है ये क्वेश्चन, और एक टाइप से कह सकते हो DIC ही है। तो हम इसको बना लेते हैं, ठीक है। तो जो भी बोलता जाएगा हम वो करते जाएंगे। X Y Z, ये 3 क्या हैं, आइटम्स हैं, ठीक है। और इसने बोला C earned a profit of 20% and 2x minus 2y% on item X and Z respectively। अब बात आती है कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन में हमारे पास 3-4 चीज़ें होती हैं, हम उन्हीं चीज़ों को लिख लेते हैं। क्या क्या होता है, CP, SP, यही होगा, MP भी होगा, और प्रॉफिट एंड लॉस भी होगा, और डिस्काउंट भी होगा, ठीक है। डिस्काउंट हम यहाँ लिख लेते हैं, ओके। ये एक्स का मान लिया, ये वाई का, ये जेड का। इसने बोला कि उसने 20% प्रॉफिट कमाया एक्स पे, इस पे कितना कमाया है 20%, ठीक है। और 2x माइनस 2y जेड पे, मतलब यहाँ पे कितना आ रहा है 2x माइनस 2y, ओके। फिर इसने बोला C हैड मार्क द आइटम XYZ बाई, मतलब उसने ना मार्कअप किया है आइटम्स को 33% से 60% से, क्योंकि जो मार्कअप होता है ना, याद रखना, जो मार्कअप होता है वो हमारा कॉस्ट प्राइस पर ही होता है। मार्कअप करेंगे इसके ऊपर तो यहाँ से हमारे पास मार्क प्राइस आ जाएगा। मार्कअप मतलब जो एडिशनल जोड़ा गया है वो, और जोड़ने के बाद जो आता है वो हमारा होता है मार्क प्राइस, ठीक है। अरे फिर बात आती है आगे, मार्कअप किया उसने, कॉस्ट प्राइस, डिस्काउंट भी दिया उसने, ये बोला। फिर डिस्काउंट गिवन बाई ओनर आइटम X and Z इज दिस %, सेलिंग प्राइस ऑफ XYZ। देखो अब हमें यहाँ पे क्या दे दिया, सेलिंग प्राइस दे दिया 9,000, फिर दे दिया 12,800,
फिर दे दिए इसने 10,000। ठीक है, यही दिया है हमें 10,000। फिर बात आती है, क्या बोला आगे इसने, अब देखो हमारे पास है ना सेलिंग प्राइस एग्जैक्ट फॉर्म में है। इस सेलिंग प्राइस का हम यूज़ कर सकते हैं नॉर्मल सारे डाटा को सोल्व करने में, क्योंकि इसने बस मैच द कॉलम दिए हैं कि भाई पहले वाला दूसरे वाले से मैच हो रहा है नहीं। तो देखो सेलिंग प्राइस है, इसने आगे लास्ट में एक लाइन भी बोली कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम वाई। ठीक है, ये वाला, और जैसे वाई का कॉस्ट प्राइस सेम है मार्क प्राइस ऑफ आइटम एक्स, इससे मार्क प्राइस से। तो देखो इसने हमें बताया था कि 20% का प्रॉफिट हुआ है उसे, इसने ये बताया था ना 20% का प्रॉफिट किस पे होगा भाई, जो 9,000 है उसमें 20% प्रॉफिट इन्वॉल्व होगा। तो मतलब जो 9,000 है वो हमारे किसकी वैल्यू है, 120 की। 9,000 हमारी किसकी वैल्यू है, 120 की ही तो है। मल्टीप्लाई 100, 0 से 0। ठीक है, 12 5 72 12 7 84, 12 5 60। मतलब जो हमारा सीपी है वो कितना आ गया, 7500 आ गया। 7500 हमारा सीपी आ गया। ओके, फिर इसने आगे क्या बोला है भाई, हमारे पास जो जो डाटा है ना उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को देखते जाओ। इसने ये भी तो बोला था पहले वाले को मार्कअप कितने से कर रहा है, 33.33%, मतलब 1/3 से। तो 7500 पे 1/3 मार्कअप करेगा, मतलब 4/3। ठीक है, तो मतलब जब 7500 को 3 से डिवाइड, 3 दूनी 6, 3 5 15, 0 0 25 चौका 100, 4 से, मतलब ये आ गया 10,000। ठीक है, 10 के लिख दिया मैंने इसको। ठीक है, 10,000 हमारा क्या आ गया, मार्कअप आ गया। फिर इसने आगे क्या बोला, डिस्काउंट गिवन और है ना आइटम एक्स एंड जेड। एक्स पे जो डिस्काउंट दिया गया हमें वो पता है, क्या है वो है हमारा x-2y%। तो हम इसको तो निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास डिस्काउंट आ जाएगा ना, मार्क प्राइस है 10,000, सेलिंग प्राइस है 9,000, तो कितने से आएगा डिस्काउंट, 1 मिनट। हाँ, डिस्काउंट हमारे पास आया 1,000 का, कितने पे, 10,000 पे, मल्टीप्लाई 100, 00 से 00 20, मतलब 10% का डिस्काउंट आया है। लेकिन वो तो बोल रहा है x-2y% का, मतलब इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, 10 के, कि x-2y इज इक्वल टू 10। तो एक इक्वेशन बन गई हमारी कि x-2y इज इक्वल टू 10। फिर इसने आगे क्या बोला है वो देख लेते हैं हम। इसने बोला आगे सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम, ये भी हो गया, कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम वाई इज सेम है मार्क प्राइस ऑफ एक्स। अब इसने मार्क प्राइस ऑफ एक्स हमारा 10,000 आया था, तो वो तो जो कॉस्ट प्राइस है वाई का उसके बराबर है, कॉस्ट प्राइस आ गया हमारे पास। और मार्कअप भी दे रखा है, मार्कअप 60% अब वो है किससे, 10,000 से। तो 10,000 मार्कअप करते हैं तो ये आ जाएगा 16,000। 60% अब वो है ना 10,000 पे, तो मतलब 16,000 आ गया। 16,000 मार्कअप आ गया, मार्कअप आ गया, एसपी आ गया, सीपी आ गया। तो प्रॉफिट एंड लॉस भी पता चल गया भाई, ये हमारा कितना है, 12,800 है। तो कितने का प्रॉफिट हो, मतलब 2,800 का, ये 2,800 आएगा। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, 2,800 का हमें क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। फिर इसने क्या बोला है आगे, तो देखो यहाँ से हमारे पास इसका भी सीपी आ गया, इसका भी सीपी आ गया, एसपी हमें तीनों का देखा है, मार्कअप 2 का आ गया, प्रॉफिट भी दोनों का पता चल गया हमें। ठीक है, अब बचा हुआ है जेड। ठीक है, तो जेड के लिए क्या क्या बोल रखा है वो देख लेते हैं हम। तो स्टार्टिंग से देखा हमने भाई पहले 20% प्रॉफिट कमाया, और जेड पे उसने है ना 2x-2y% प्रॉफिट कमाया, 2x-2y% प्रॉफिट। तो वो तो अभी हमें नहीं पता। ओके, फिर है सी मार्क द आइटम x-y-z, ये होगा, मार्कअप किया है इसको भी। देखो अब सेलिंग प्राइस ये हमारे पास, मार्कअप का रेशियो आ जाएगा ना यहाँ से हमारा, जब हम मार्कअप देखेंगे, क्योंकि देखो जो 56.25% होता है ना उसकी जो फ्रैक्शन फॉर्म होती है वो हमारे होते हैं 9/16। ओके, क्या होती है इसकी 56.25% की जो फ्रैक्शन फॉर्म है, 9/16। फिर इसने क्या बोला है, डिस्काउंट गिवन और रन आइटम एक्स एंड जेड। देखो जेड पे इसने ना 20% का डिस्काउंट दिया है, 20% का डिस्काउंट दिया। तो देखो हमारे पास सेलिंग प्राइस दे रखा है, सेलिंग प्राइस मतलब 80% की वैल्यू हुई, तो जो 100% है वो किसकी हो जाएगी, मार्कअप की। तो मार्कअप करेंगे तो यहाँ से हमारे मार्कअप की वैल्यू आ गई 12,500। 1 मिनट, 12,500 मार्कअप की वैल्यू कितनी आ गई, 12,500। तो मार्कअप आ गया, तो इतने इसने हमें रेशियो भी तो दे रखा है सीपी और एमपी का, क्योंकि इसने मार्कअप किया है 56.25 से, तो वहाँ से सीपी भी कर लेंगे, वो आ गया हमारा 8,000। ठीक है, अब यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस भी आ गया। तो यहाँ से हमने देखा तो हमारे पास सारा डाटा आ गया। तो देखो क्या क्या आया हमारे पास, 3 आइटम थे, एक्स वाई जेड। तरीका आपको पता चल गया होगा, बस आप उस तरीके का यूज़ करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीन पे ज़्यादा नोट नहीं हो पाता। तो हमारे पास क्या क्या डाटा आया, हमारे पास सीपी आ गया था इसका 7500, और इसका 10,000, इसका जेड का आ गया था 8,000।
और जो मार्कअप है ये हुआ था 10,000 पे, ये हो गया था 16,000 पे, के का मतलब है 1000, ठीक है। और ये हो गया था 12,500 पे। फिर जो एसपी था वो आ गया था इसका 9,000, इसका 12,800 के है ये, ठीक है। और इसका आ गया था 10,000, ठीक है। ये आया था हमारे पास। अब इनकी हेल्प से हमारे पास प्रॉफिट भी आ सकते हैं, क्योंकि देखो डिस्काउंट हमारा एमपीएसपी का डिफरेंस होता है और प्रॉफिट हमारा सीपीएसपी का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो सारा डाटा हमारे पास आ गया। यहाँ से इसने बोला क्या है कि हमें क्या चेक करना है कि भाई जब कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स, क्योंकि जो कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स है वो हमारा है 7500, 7500 में 500 जोड़ेंगे तो मतलब पी आया 8,000। 8,000 इसमें से किसकी वैल्यू आ रही है, हमें उसके साथ क्या करना है, मैच करना है। तो देखते हैं ना, तो पी मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ जेड क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ जेड भी हमारा 8,000 ही है, तो मतलब पी की हमारे सी के साथ मैच होगा, ठीक है। तो हमें ऐसे ही मैच कर करके देखना है, क्योंकि हमारे पास सारा डाटा क्यू का ए के साथ मैच होगा और आर का बी के साथ। 19 का क्वेश्चन करते हैं। ये हमें दिया गया है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पे। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए जो भी अर्थमेटिक से रिलेटेड है, हमारा अर्थमेटिक पोर्शन इज मतलब कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, मीन्स इसी चीज़ का नाम, ओके। तो देखो इसने है ना हमें दो प्रकार की स्कीम दी है, स्कीम एक्स और स्कीम वाई। स्कीम एक्स ऑफर करती है एस आई एक्स% की रेट से, एक्स% की रेट से 3 सालों के लिए, मतलब ये एस आई पे है और ये हमारा सी आई पे है, ठीक है। और वाई ऑफर करती है कंपाउंड इंटरेस्ट x+5% की रेट से और 2 सालों के लिए, ओके। फिर इसने बोला रेशियो बिटवीन इंटरेस्ट अर्न ऑफ ए बी सी का, ने जो इंटरेस्ट अर्न किया है ना स्कीम एक्स में वो है 5, 6, 4, और वाई में इंटरेस्ट अर्न किया है ए बी सी ने वो हमारा 10, 8, 9, ठीक है। ये इंटरेस्ट का रेशियो दे दिया। ए का जो अर्न इंटरेस्ट है दोनों स्कीम में वो इक्वल है, ठीक है। अर्नड ए एंड इक्वल इंटरेस्ट फ्रॉम बोथ द स्कीम, ओके। तो ये इक्वल है तो हम यहाँ पे 5, यहाँ पे 10 है तो इक्वल कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब 10 यूनिट या 10 ए मान लिया हमने, ये 12 हो गया और ये 8 हो गया, ठीक है, 8 ए हो गया, तो ये भी ए ही हो गया, सेम कर दिया ना। फिर अब बात आती है 5 हैंड ही इन्वेस्टेड एट 500 मोर इन स्कीम वाई, मतलब स्कीम वाई में 500 रुपये ज़्यादा लगाए गए हैं। अगर इसमें उसने ना एल रुपीज़ लगाए तो इसमें उसने L+500 रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं, ये बोला गया है, ठीक है। बी अर्न 60% ऑफ द अमाउंट ही इन्वेस्टेड इन स्कीम एक्स एज इंटरेस्ट फॉर द सेम स्कीम, कि बी ने ना जितनी अमाउंट इन्वेस्ट की है उसका वो 60% कमा लेता है। तो हमारे पास तो इंटरेस्ट दे रखा है बी का कितना, 12 है, ठीक है। और बी अर्न 60% अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम एक्स एज इंटरेस्ट फ्रॉम द सेम स्कीम, और इसने ये भी बोल रहा है कि उसने इंटरेस्ट कमाया है, ठीक है, ओके। तो देखो अब हम क्या कर सकते हैं, इसने हमें और कोई डाटा दिया होगा तो हम वो देख सकते हैं। स्कीम एक्स ऑफर करती है, ये भी हो गया x% फॉर 3 ईयर्स, ठीक है। स्कीम वाई ऑफर्स करते कंपाउंड इंटरेस्ट, ये भी हमने नोट कर लिया। रेशियो दे रखा है इंटरेस्ट ऑन ए बी सी फॉर स्कीम एक्स 5, 6, 7, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ए अर्न, हाँ इक्वल इंटरेस्ट हो गया। ई इन्वेस्टेड 500 मोर इन स्कीम, ठीक है, 500 मोर इन स्कीम वाई देन एक्स। बी अर्न 60% ऑफ द अमाउंट ही इन्वेस्टेड इन स्कीम एक्स एज इंटरेस्ट फॉर द सेम स्कीम। तो देखो अब हमें क्या करना है, हमें इसको सोल्व करना है। तो हम कैसे करेंगे, हमारे पास क्या दिया गया है, ये हमारा ना एस आई पे है और ये हमारा सी आई पे है, ठीक है। और इसने बोला है कि जो हमारा हमने इंटरेस्ट अर्न किया है, इसने कितना इंटरेस्ट अर्न किया है टोटल बी से, बी ने यहाँ पे 12 ए किया है, यहाँ पे 8 ए किया है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 20 ए हो गया। जो 20 ए है ये क्या है हमारा, इसने बोलता इंटरेस्ट जो उसने अर्न किया है वो है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं भाई, देखो हम इसका यूज़ कर सकते हैं कैसे, 20 ए ओवरऑल उसने इन, 1 मिनट, 20 ए यहाँ पे शायद कुछ,
था वो भी से दिखता था यो, किसने इतनी अमाउंट इन्वेस्ट करी है। तो देखो हाँ, ये हो सकता है कि देखो उसने ना इंटरेस्ट कमाया है X% की रेट से, और इसने इंटरेस्ट कमाया है 12A। इसने एक बात बोली है कि वो 60% है अपनी अमाउंट का, तो 12A है वो हमारा इंटरेस्ट है। तो ये कितने की वैल्यू है? 60% की। 60% की वैल्यू, तो यहाँ से हम 100% की वैल्यू भी तो निकाल, 0 0 6 दूनी 12, ठीक है। मतलब 12A हमारा क्या आ जाएगा, ये मतलब 20A हो जाएगा ना, ठीक है। 20A हमारी क्या हो जाएगी, अमाउंट हो जाएगी जो बी ने इन्वेस्ट की थी, ठीक है। क्या हो जाएगी, अमाउंट, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो देखो क्या देखा हमने कि है ना, बी ने 20A रुपये इन्वेस्ट किए थे स्कीम एक्स में, उसके ऊपर X% की रेट से हमें इंटरेस्ट मिल रहा है। SI का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन में 100, तो वही लगा रहे हैं। 3 सालों के लिए मिला है और इंटरेस्ट हमारा कितना मिला है, 12 है। ए से ए कैंसिल, बी पेंजू 100, 5 ऊपर जाएगा और 3 नीचे आएगा, 3 नीचे आया 5 ऊपर गया, 3 चौक 12, मतलब ए जो हमारा एक्स है उसकी वैल्यू कितनी आई, 5 चौक 20, ठीक है। 20 आ गई एक्स की वैल्यू। तो हमारे पास रेट पता चल गया कि SI पे रेट इसने बताया था X%, तो SI का रेट हमारा 20% हो गया, और CI पे था X+5 मतलब 25% हो गया वो, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, ऐसे ही हम सारे क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या आ गया है, SI आ गया है, CI आ गया है। अब हम इसका यूज़ करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसने एक बात बोली थी ना कि जो अमाउंट उसने इन्वेस्ट की है स्कीम एक्स में उससे ज़्यादा है वाई में, कितने रुपए, 500 रुपये। तो हम उसी का तो अंतर ले सकते हैं कि भाई कितने का डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि देखो हमारे पास है ना SI की रेट है, CI की रेट है, और है ना जो अमाउंट इन्वेस्ट किया था ए में, देखो क्योंकि हमें पता है ना कि ए में उसने इतना अमाउंट इन्वेस्ट किया, ये हमने निकाला है, और है ना ओवरऑल जो इंटरेस्ट है वो भी हमें पता है, क्योंकि जो CI होता है ना, CI उस पे जो हम मतलब लगाते हैं वो हमारा क्या होता है कि CI पे इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट लगता है। तो हम CI में जैसे 25% रेट है 2 सालों के लिए लगा रहे, तो ओवरऑल रेट निकालने का क्या तरीका हो जाएगा, 25 मल्टीप्लाई 25 अपॉन में 100, 25 25 50, ठीक है ना, यही होगा। और 2 सालों के लिए बनाएंगे तो 25 625 मतलब 56.25 हमारा ओवरऑल आता है इसका, ठीक है, ये होता है। तो हमें क्या क्या दे रखा है, हम उसके अकॉर्डिंग अब इसको देखते हैं। तो हमें तो पता ही है कि भाई जो स्कीम का रेशियो था हमारा इंटरेस्ट का ए पे जो था वो 10A ही तो मिला था, दोनों में हमने इक्वल किया था। और हमारा जो वो होता है क्या बोलते हैं, फॉर्मूला होता है PRT मल्टीप्लाई में 100 इज इक्वल टू 10 होता है। तो हम P की वैल्यू निकाल सकते हैं ना कि प्रिंसिपल की अमाउंट कैसे, भाई रेट हमारे पास आ गया 20%, बी पेंसो मतलब 1/5, और टाइम हमारा है 3 साल, 10A इज इक्वल टू में हो गया। तो इसको सोल्व किया हमने, तो जो प्रिंसिपल है वो हमारा किसके इक्वल है, 50/3A के। ऐसे ही हम क्या करेंगे, जो CI है, क्योंकि इसने बोला है ना कि भाई जो प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया गया उनका डिफरेंस, तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, B का निकाल लेंगे, C का निकालेंगे, मतलब तीनों का हम प्रिंसिपल निकालेंगे SI के केस मतलब स्कीम एक्स का। और ऐसे ही अब जो स्कीम वाई है उसका इंटरेस्ट अगर हमसे कोई पूछे तो कैसे निकालेंगे, मतलब प्रिंसिपल, तो वही है 56.25 हमारी ओवरऑल रेट आई है इंटरेस्ट की वो, ठीक है। ये किसके इक्वल हो जाएगा, भाई प्रिंसिपल कितना बना था ए पे, CI में वही 10A, ठीक है। तो यहाँ से हमने सोल्व किया, पॉइंट हटा देंगे तो 100 आ जाएगा, इसको काटना मतलब ये आ गया हमारा 17.7A। तो एक प्रिंसिपल हमारा ये आ गया, तो ये भी प्रिंसिपल हमारा है, और क्योंकि प्रिंसिपल की अमाउंट सेम है ना सबके लिए, तो प्रिंसिपल हमारा यहाँ पे आया है जो स्कीम वाई है 17.7A, और जो प्रिंसिपल था हमारा स्कीम एक्स थी उसमें आया था 50/3A, और इन दोनों का डिफरेंस है वो हमें दे रखा है 500 रुपये। तो हम यही करेंगे कि
17.7 माइनस 50/3 ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा 500 के। तो यहाँ से जब हम सोल्व करेंगे ना तो ए की वैल्यू आ जाएगी हमारी 16, मतलब अप्रोक्स बोल सकते हो, मतलब काटेंगे तो ठीक है। फिर ये आने के बाद हमारे पास कुछ भी ऐसा डाटा नहीं बचता जिसको हम कैलकुलेट ना कर पाए, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास सारा डाटा आ गया है और हम उसका यूज़ कर सकते हैं आसानी से। हमारे पास एक्स की भी वैल्यू आ गई, ए की भी वैल्यू आ गई, ठीक है, रेट की भी वैल्यू आ गई और ए की भी। तो अब इसने बोला भाई कि हमें मैच करना है कि भाई कौन सा किसके साथ मैच होगा, तो वो डिपेंड करेगा कि हमारे पास मतलब जो डाटा है वो कैसे है और हम उसका यूज कैसे कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सब हमें करना है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम, ठीक है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। 20 से 21 का क्वेश्चन हमें क्या दिया गया, पाई चार्ट दिया गया है, डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है, टोटल अनसोल्ड पेस्ट्रीज का 5 अलग अलग शॉप्स में, ठीक, क्या दिखा रहा है, अनसोल्ड पेस्ट्रीज, टोटल अनसोल्ड पेस्ट्रीज भी इसने बताई है कितनी, 18 सी है, मतलब 18 सी है ये, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन है डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले तो क्या करेंगे, ऊपर का पढ़ने से पहले हम इसको नॉर्मल में कन्वर्ट करेंगे। हमें पता है कि ये किसके इक्वल होता है, 360 के, यही तो होता है। तो हम क्या करेंगे, इन सभी का एडिशन हम किसके इक्वल रख देंगे, 360 के। वहाँ से क्या होगा, हमारे पास वैल्यू आएगी। तो देखो यही करते हैं, ऐड किया हमने 5a 5, मतलब नॉर्मली कर लेते हैं एक बार, क्या होगा, 5a है, पहले हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो 2a आ गया, फिर 3 दूनी 6 प्लस 2 दूनी 4a माइनस का 6 प्लस 4b माइनस 5 दूनी 10 प्लस का 3c प्लस का 6 6 18 प्लस का 5a माइनस का 3, ये हमारा किसके इक्वल है, 360 के, ठीक है। तो सोल्व कर लेते हैं हम इसको, कितना बनता है ये, तो देखो ये हमारा कितना आया, 2a 2 है, 12 4 2 6 6 ये कहाँ, देखो एक मिनट, हमें इसको ऐसे सोल्व करना पड़ेगा। तो देखो ये हमें दे रखा है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, पहले हम ये देख लेते हैं और क्या देखें। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि हमारे 360 के इक्वल होता है। यहाँ पे हमें डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, यहाँ पे ना सारी वेरिएबल अलग अलग हैं, तो हम पहले इसको ऐसे सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो हम पहले और डाटा देख लेते हैं कि हमें क्या क्या दे रखा है, ठीक है। ये हमें बता दें कि अनसोल्ड पेस्ट्री 18 सी हैं, टोटल 15 ब्रैकेट a प्लस बी पेस्ट्री बैक होती है, मतलब मंडे से फ्राइडे है ना, इतनी पेस्ट्री बेक होती है ईच डे, ठीक है, मतलब हर दिन 15 a प्लस बी पेस्ट्री बनती हैं, ठीक है। तो दिन कितने हैं भाई, मंडे टू फ्राइडे, मतलब 5 दिन की, तो 5 से मल्टीप्लाई टोटल पेस्ट्रीज पता चल जाएंगी। फिर इसने बोला टोटल अनसोल्ड पेस्ट्री ऑन पार्टिकुलर डे, मतलब पहले दिन की जो अनसोल्ड पेस्ट्री हो नेक्स्ट दिन चली जाएंगी बिकने के लिए, मतलब उसके स्टॉक में शामिल हो जाएंगी। कोई भी पहला मतलब मंडे को तो कोई प्रीवियस स्टॉक है ही नहीं, मंडे को तो जीरो है प्रीवियस स्टॉक, जो बेक हुई है सिर्फ वही पेस्ट्रीज है बेचने के लिए। और हमें क्या डाटा दिया गया वो देख लेते हैं। हमें इसने दिया c माइनस बी ए, ये दे रखा है a/3, तो हमने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरा दिया इसने c इज इक्वल टू 15 प्लस a, ये हमें सेकंड इक्वेशन दे दी। थर्ड दिया b इज इक्वल टू में 32.5 माइनस 0.5a। तो देखो अब हमें इसे सोल्व करना है, ये 3 इक्वेशंस हमें दी गई हैं। तो हमने देखा c माइनस बी है वो हमारा a/3 के इक्वल है। तो देखो c में भी हमारे पास a है, b में भी हमारे पास कंप्लीट a है। तो हम ये कर सकते हैं कि c किस जगह पे c वाली वैल्यू पुट कर दे, b किस जगह पे b वाली वैल्यू पुट कर दे, वहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। a की वैल्यू आने के बाद यहाँ पे पुट करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो c की भी वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास हो गया। हमें पहले तीनों की वैल्यू निकालनी, क्योंकि यहाँ पे 3 वेरिएबल दे रखे हैं और इनकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए हमें पहले उन तीनों वेरिएबल को सोल्व करना होगा। तो हमने किया कि c माइनस बी हमारा a/3 के था, तो हमने पुटअप किया c की जगह पे किसको कि 15 प्लस a माइनस और b की जगह पे 32.5 माइनस 0.5a, और ये ओवरऑल इक्वल है a/3 के। अब माइनस अंदर जाएगा ब्रैकेट खुलने के बाद, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, मतलब ये मान लो ब्रैकेट खुल गया। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं, तो ये आया हमारा 1.5a माइनस 17.5 इज इक्वल टू a/3। तो इसको पूरे को हमने सोल्व किया तो ये बन गया 3.5a इज इक्वल टू 52.5।
तो ए की वैल्यू यहाँ से आ गई हमारी 15। ठीक है, कितनी आ गई? 15। ए की वैल्यू अगर 15 आ गई तो हम इसकी हेल्प से बी की भी निकाल सकते हैं। तो हमने इसमें पुट किया 15 को, तो कितना आएगा? देखो ए की वैल्यू हमने पुट किया, ए की वैल्यू आप सी की जगह पुट करो तो भैया सी कितना आ जाएगा? 15 है तो 30 आ गया सी। ठीक है, इसमें पुट किया तो बी कितना हो जाएगा? बी पुट अप करेंगे तो बी कितना होगा? देखो 32.5 मतलब 10 हो गया। ठीक है, और इसमें से घटाया 5/10 और ए कितना आया? 15। 15 5 75 मतलब 7.5 और ये था 32.5। इसमें से ये घटाई पॉइंट में हम, तो ये घटा तो ये बी आ गया हमारा 25। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या आया? ए भी आ गया, बी भी आ गया, नहीं सी भी आ गया। ए आया 15, बी आया 25, सी आया 30। अब क्या करना है? इनके अंदर हमें इन वैल्यूज़ को डालना है। ठीक है, और फिर क्या करना है? इसके अंदर वो वैल्यूज़ डालने के बाद तो हमारे लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास डिग्री की वैल्यूज़ आ जाएंगी। और इसने हमें ये भी दे रखा है कि भाई टोटल तो 18 सी है, तो टोटल भी पता चल जाएगा कि 18 मल्टीप्लाई में सी की वैल्यू है हमारी 30, 18 मतलब 540 पेस्ट्री हैं जो अनसोल्ड हैं। ऐसे ही बेक का भी पता चल जाएगा कि भाई हर दिन कितनी बेक हो रही है, तो हो रही है 15 ए प्लस बी। तो 15 फिर ए प्लस बी मतलब ए होता है हमारा 15 और बी है हमारा 25, तो 15 25 30 40, 40 मल्टीप्लाई 15 किया तो यह है 600। 600 एक दिन की है, तो 5 दिन की कितनी हो गई? 6 3000 जो टोटल है ये बेक्ड है, जिसमें से मतलब जो अनसोल्ड है वो आ गई 540। ठीक है, हमारे पास ये डाटा आ गया। हमने इनका डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन निकाला एग्जैक्ट, तो अभी लिख सकते हैं 36 आया, 54 ये आएगा 90, ये 108, क्योंकि हमारे पास ए बी सी तीनों की वैल्यू है, और ये आएगा हमारे पास 72। ठीक है, ये वाला। ओके, तो ये हमारे पास डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। टोटल भी है, तो ये जो 540 होगा जो हमने टोटल निकाला 18 की सी से मल्टीप्लाई करके, वो तो 360 की वैल्यू होगी। इसके मल्टीपल में हम अलग अलग डिग्रीज को लेके रखेंगे ना, तो हमारे पास इनकी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है ना, एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। तो देखो अब हमें क्या बोला गया, हम वो कर लेते हैं। हमारे पास है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। अनसोल्ड निकाली हमने। ठीक है, तो अनसोल्ड वही कैसे निकालेंगे भाई? 36 डिग्री आया था, तो हम क्या करेंगे? अनसोल्ड के लिए 540 है टोटल, 540 उसको 360 से डिवाइड किया। पहली वाली डिग्री मंडे की आई थी 36, उससे मल्टीप्लाई किया, 0 से 0, 36 से 6 मतलब 54 आ गया। ऐसे ट्यूसडे का निकाला, फिर ऐसे वेडनेसडे का निकालेंगे। ठीक है, ऐसे थर्सडे का निकाल लेंगे, और ऐसे ही फ्राइडे का। तो ये 108 162 मिनट। ठीक, मतलब ये नॉर्मली हो जाएगा, इतना ज़्यादा कुछ अलग से हमें करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा ही दे रखा है। और बेक भी हमें पता चल गया, हर दिन हमारी 600 बेक होंगी। और फिर बात आती है इसमें स्टॉक की, तो पहले दिन तो 0 था, तो जो नहीं बिका वो अगले दिन का स्टॉक मतलब यहाँ पे 54, जो नहीं बिका वो अगले दिन का स्टॉक मतलब 81, जो नहीं बिका मतलब यहाँ पे हमारी वैल्यू है 135, वो अगले दिन का स्टॉक 135, ये अभी अगले दिन का स्टॉक है 162, और ये नेक्स्ट डे मतलब 108। ठीक है, तो ये अनसोल्ड आ गया। तो मतलब हमारे पास बेचने के लिए कितना स्टॉक होगा? सोल्ड कितनी हो गई? सोल्ड हुई पहले दिन तो 600 बेक हुई थी, उसमें से हमारी 54 नहीं बिकी, तो मतलब 540 बिक हो गई। अब अगले दिन हमारे पास ना 600 तो बेक हुई हैं वो, और जो नहीं बिकी थी इसकी 54 वो भी आ जाएंगी। इसमें से हमारी बिकी नहीं कितनी? 81, तो कितनी बिकी? 573 ट्यूसडे को। ऐसे ही थर्सडे को 573 बिक गई, तो कितनी बची गई? वो देखो 600 तो हमारी थी, और 81 इसकी बिकी नहीं पिछले वाले की वो। ठीक है, 681, इसमें से हमने कितनी नहीं बिकी वो मतलब 135 वो घटाया, तो मतलब 540 बिक गई। तो एक टाइप से कहता आपको ऐसे कैलकुलेट करना है, तो बिकी कितनी सोल्ड हम निकाल लेंगे। तो मंडे को 540 बिकी, ट्यूसडे को 573 बिकी, फ्राइडे को नहीं सॉरी वेडनेसडे को 540, थर्सडे को 735 में से 162 घटा देंगे वो, और एक मिनट घटा लो ना, 735 माइनस 162, 13 में से 6 गए तो मतलब 7 और 6। ठीक है, और लास्ट दिन 554। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 5। ठीक है, 654 ये हमारी फ्राइडे की। तो मतलब ये है सोल्ड वाली।
और टोटल तो हमारी आती जा रही है, टोटल में आ जाएगी दोनों बेक प्लस अनसोल्ड। तो अगर ये भी पता करना हो तो देखो टोटल क्या हो जाएगा हमारा, टोटल मंडे को हो जाएंगी 600 ही रहेंगी क्योंकि पिछली बार का कुछ नहीं था। ट्यूसडे को 600 प्लस वो 54 नहीं बिकी थी जो वो ऐसे ही वेनेसडे को हमारी 600 और 81 जो नहीं बिकी थी वो, फिर जो थर्सडे उसको भी 35 नहीं मतलब 135 नहीं बिकी थी और फ्राइडे को 162 थी तो 700। ये है टोटल जिसमें बेक प्लस अनसोल्ड दोनों है। सोल्ड भी हमने चेक कर ली, स्टॉक भी हमें पता चल गया, अनसोल्ड सोल्ड सब कुछ हमें पता चल गया। बस अब नॉर्मली हमें सिर्फ क्वेश्चन को सोल्व करना है और कुछ नहीं। इसमें मेन पार्ट था हमारा एक तो जो वेरिएबल है उनकी वैल्यू निकालने का, और दूसरा हमारा मेन काम था कि जो भी जैसे ये अनसोल्ड वाला आइटम है वो कैसे निकलेगा, ठीक है। और तो जो सारा क्वेश्चन है वो हमारा सेम ही है, इसमें ज़्यादा कुछ हमें दे नहीं रखा, ठीक है। तो 390 पेज है, सब स्क्रॉल करें, वैसे 379 है, ओके। अब हमें क्वेश्चन दे रखा है उसे हम सोल्व करना है क्योंकि हमारे पास सारा डाटा है तो हम इसे आसानी से सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब आते हैं 22 से 23 के क्वेश्चन पे। हमें क्या दे रखा है, मिस्टर अमर ने इन्वेस्ट किया इज अमाउंट इन 4 डिफरेंट स्कीम नेम एज P1 PQRS, ठीक है। मतलब 4 स्कीम है PQRS, उसमें इन्वेस्ट किया है। फॉलोइंग रेडार ग्राफ शो द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन द परसेंटेज एंड देखो देखो इसमें है ना, इसने रेट ऑफ इंटरेस्ट को तो दिखाया है ब्लू से और टाइम को दिखाया है ऑरेंज से, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं PQRS। एक पहले आपको रेडार ग्राफ स्टडी करना आना चाहिए। ये देख लेते हैं हम कैसे होता है। तो जो देखो ये जो है ना इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट वो 5 है क्योंकि ये ऊपर 5 है, फिर ये 4 है, ये 7 है, ये 6 है, और अंदर वाली है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब इसकी 3 है। P वाला मतलब ये है, Q वाला ये है, R ये है, S ये है, ठीक है। तो लिखते हैं हम PQRS। हमारे पास क्या क्या दे रखा है, इसने रेट दे रखी है SI की और टाइम दे रखा है। तो रेट दे रखी है इसने 6, 5, 4, 7, टाइम दे रखा है 3, 2, 1 और 1, ठीक है। फिर इसने क्या बोला हमें, आगे पढ़ लेते हैं। फॉलोइंग पैराग्राफ ये हो गया। अमाउंट इन्वेस्टेड इन PQR की अमाउंट जो हमने इन्वेस्ट की मतलब प्रिंसिपल कितनी लगाई है भाई, x प्लस 750 2x माइनस 900 x माइनस 450 और x प्लस 450। फिर इसने बोला हमें इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम स्कीम P एंड स्कीम Q इज 3:2। तो देखो अब तो हमारे लिए पूरा क्वेश्चन ही आसान हो गया। हमारे पास रेट है, टाइम है, इंटरेस्ट का रेशियो है, तो देखो और अमाउंट x प्लस 750 थी, इस पे 3 साल के लिए इंटरेस्ट लग रहा है P में और रेट 6% है। ऐसे ही Q है उसमें 2x माइनस 900 अमाउंट थी, 2 साल के लिए इंटरेस्ट लग रहा था 5% की रेट से और रेशियो कितना था 3:2, ठीक है। तो अब आप इस इक्वेशन को सोल्व करोगे ना तो वहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी जो आएगी 2250। x की वैल्यू आने के बाद तो हमारे पास सारों की अमाउंट आ गई तो हम मतलब जो प्रिंसिपल है वो अमाउंट बोल रही हूँ, उससे हमारे पास सारा ही क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, उससे हमारे पास सारा डाटा आ जाएगा। और फिर जो क्वेश्चन पूछ रहा है जैसे किसने पूछा क्या हमें, इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम स्कीम आर को इन्वेस्ट किया जाता है स्कीम एम में जिससे कि 20 सालों के लिए वो अमाउंट इतने हो जाते हैं, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं बता जो आप इस क्वेश्चन को ना सोल्व कर पाओ। तो ये सेम हो जाता है, बस वैल्यू निकालने के लिए होता है। अब बात आती है नंबर सीरीज के। तो यहाँ पे हमें ना 3 नंबर सीरीज दी गई, उन्हें 3 वैल्यू निकलेंगे x, y, z और उनमें हमें रिलेशन बताना है। तो जैसे पहली है हमारी 4, 10, 32, 130, तो ये 6x प्लस 4, ठीक है। तो देखो ये कितना आया, 2 बढ़ रहा है थोड़ा तो हम मल्टीप्लाई करके देख लें। 10 या 30 है, यहाँ पे 3 गुना हो रहा है, यहाँ पे 2 गुना ही होगा, 3 चौक 12 मतलब यहाँ पे 4 गुना होगा। तो देखो कितना यहाँ पे ना 2 गुना किया तो 2 जुड़ रहा है, यहाँ पे 10 या 30 मतलब 2 जुड़ रहा है, 32 चौका मतलब यहाँ पे भी 2 जुड़ रहा है, मतलब मल्टीप्लाई होता है। जरा एक एक्स्ट्रा नंबर यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई होगा, जुड़ेगा भाई 2, तो 13 5 65 मतलब 650 में 2 जोड़ दिया, ठीक है। तो आ गया ये 652 और इसकी वैल्यू हमारी है 6x प्लस 4 के इक्वल। तो मतलब यहाँ से जो x है वो हमारा आ गया 108, ओके। ऐसे नेक्स्ट सोल्व कर लेंगे। 47, 119, 167, 287, तो वही डिफरेंस चेक करेंगे तो कितना क्या हो रहा है। तो एक चीज़ हमने नोट की
किया ना हमारे स्क्वायर के आसपास है, तो ये हमारा 49 है, मतलब 7 का स्क्वायर -2 है। ये हमारा 121 के आसपास है, मतलब 11 का स्क्वायर -2 है। ये हमारा 13 के स्क्वायर के आसपास -2 है, मतलब 7, 11, 13। तो यहाँ पे प्राइम नंबर चल रहा है क्योंकि 9 नहीं है ना, 7, 11, 13। अगला प्राइम नंबर क्या होगा? 17, 17 का स्क्वायर -2 होगा। फिर ऐसे ही अगला प्राइम नंबर क्या होगा? 19, 19 का स्क्वायर मतलब 19 19 होते हैं 361, उसमें से 2 गए तो मतलब 359। और ये हमारे किसके इक्वल आ जाएगी? ये हो जाएगा 5y + 4k। तो वहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 71। ऐसे नेक्स्ट है 300, 300 देखो यहाँ पे तो सीधा ही दिख रहा है, आधा हुआ। चलो 300, 150, 225, 7.5 जेड, ठीक है। यहाँ पे कितना हो रहा है? आधा हो रहा है। यहाँ पे फिर 1.5 गुना हो रहा है, तो आगे हमारा हो रहा है 2.5 गुना। तो मतलब हम बोल सकते हैं ना ये बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आई 562.5, और वो हमारे किसके इक्वल है? 7.5 जेड की। तो यहाँ से जेड की वैल्यू आ गई 75। तो हमारे पास तीनों वैल्यू आ गई। तो एक्स बड़ा है जेड से, जेड बड़ा है वाई से, ठीक है। मनीष, मनोज, मुकेश एक पार्टनरशिप में एंटर होते हैं। तो ये हमें पार्टनरशिप का क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। और इसने बोला इन द रेशियो ऑफ रेशियो में इन्वेस्ट करते हैं। इफ़ आफ्टर 6 मंथ मनोज एंड मुकेश अपनी इन्वेस्टमेंट को मतलब जो अमाउंट को इतने % से बढ़ा देते हैं, सेम टाइम पे मनीष 1/3 ये विड्रॉ कर लेता है। इफ़ एट द एंड ऑफ द ईयर द टोटल प्रॉफिट अर्न बाय देम इज दिस, डिफरेंस बता दिया गया है। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इसको आप नॉर्मली तो सोल्व कर ही नहीं सकते। हाँ, इसके लिए आपको बेसिक जो नॉलेज वो होनी चाहिए कि भाई इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई टाइम है ना, वो हमारा प्रॉफिट के इक्वल होता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए बस। अब फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शंस की हेल्प लेनी है कि पहला ऑप्शन उठाया और उसको चेक किया लास्ट में वो इसके इक्वल आ रहा है नहीं, ऐसे दूसरा ऑप्शन उठाया, फिर तीसरा, जो सही लगे वो करना है। वैसे तो इसका आंसर हमारा सी है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम इसको चेक करके देख लेते हैं, ठीक है, पूरे क्वेश्चन को। तो देखो हमें क्या दे रखा है, एक बंदा है मनीष, एक है मनोज, एक है मुकेश। उन्होंने इन्वेस्टमेंट की तो हमने सी लिया, तो प्रूव करके देख लेते। 3x, 4x, 5x अमाउंट ली। फिर इसने स्टार्टिंग में बोला 6 महीने तक रही ये अमाउंट, मतलब लेकिन जब याद रखो एंट्री मेथड करेंगे, जब भी वेरिएबल आ जाता है ना क्वेश्चन में, तो मोस्ट ऑफ उसका एंट्री मेथड से सोल्व करने की कोशिश किया करो कि पूरे टाइम पीरियड 1 साल का रहा, तो मतलब ये 12 महीने के लिए चली है। फिर क्या बोला, 6 महीने बाद मनोज मुर्गे अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया। कितने से बढ़ाया भाई? इसने दे रखा 25% से और 20% से बढ़ा दिया। तो 25% से बढ़ाया है और 20% से बढ़ाया है ना, यही तो बोल रखा है। मनीष, हाँ, मनोज एंड मुकेश इंक्रीज देयर इन्वेस्टमेंट बाई 25 एंड 20%। तो देखो कर देते हैं हम इंक्रीज मनो अमाउंट बाई 25 एंड 20, 1 मिनट, नहीं 25 एंड 20%। तो इसको ऐसे करेंगे ना, तो ये 25 और 20 ये तो ऐसे हमारे लिए पॉइंट का काम करेगा। तो हम क्या कर लेते हैं, हम ना इनको इन्हीं के मल्टीपल में मान लेते हैं, मल्टीप्लाई करके, ताकि ये हमारे लिए आसान हो जाए, ठीक है। तो ये करते हैं हम, जैसे यहाँ पे 25 चौका 100, 4 होना, मन किसने बढ़ाई है वैसे, मनोज एंड मुकेश ने। मनोज, हाँ ये रहा पहला वाला, मनीष है, अच्छा ये मनीष है, ये मनोज है, ये मुकेश है। तो मनोज ने कितने से बढ़ाई है हमारी, 25, 25 चौका 100, 1 बढ़ाया, ठीक है। और मुकेश ने कितने से बढ़ाया, बी पेन सो, मतलब 1 से ही बढ़ाई, एक्स से, ठीक है। और कितने महीने के लिए, वही 6 महीने बाद, मतलब बचे हुए 6 महीने के लिए बढ़ाई है, ओके। और फिर बोला इफ़ एट द एंड ऑफ 1 ईयर, हाँ, और ना जो मनीष है उसने विड्रॉ किया 3, मतलब एक्स विड्रॉ किया, इसने विड्रॉ किया है, इन सभी ने ऐड किया है। तो इसने विड्रॉ कर लिया कितने के लिए, 6 के लिए, ठीक है। तो अब हम यहाँ से सोल्व करेंगे तो कितना आएगा भाई, देखो 12 कट भी रहा है, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 दूनी 12, दोनों में कटना जरूरी होता है। तो यहाँ से आया 6x और उसमें से x गया तो मतलब 5x, यहाँ से 4 दूनी 8, ठीक है 8, और उसमें से 1 जुड़ गया तो 9x, ठीक है, ये आ गया था 5x, ये 9x। ऐसे ही 5 दूनी 10, 10 में 1 जुड़ गया तो 11x, मतलब ये रेशियो आ गया हमारे पास इनके प्रॉफिट का। अब क्या बोल रहा है इसने, टोटल प्रॉफिट भी हमें पता है, इसने 42,500 दिया है। डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट अर्न बाय मनीष एंड मुकेश इज़ मोर देन 8800, कि जो मनीष ने और मुकेश ने जो प्रॉफिट कमाया है ना, उसका जो डिफरेंस है वो 8800 से तो ज़्यादा है, लेकिन 11,000 से कम, मतलब इनके बीच में चल रहा है।
विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब तो वही है। अब इस प्रॉफिट को, इस मतलब प्रॉफिट का हम यूज़ करेंगे जो दे रखा है, और उससे देख लेंगे कौन सी वैल्यू इन दोनों के बीच में लाई कर रही है। तो हमने किया, तो कितना है 27,500 टोटल है, और टोटल कितना है 11 9 20 20 से 25, और मनोज और मनीष और मुकेश के बीच का डिफरेंस कितना है, मनीष ये रहा, मुकेश ये रहा, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 5 6 मतलब 6x है। तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारा सही आ गया 10 200। ये किसके बीच में है, 11,000 से तो कम और 8,000 से ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ये हमारा सी हमारा प्रूव, मतलब आपको करना ऐसे ही है। एग्जाम में हमें ना इन सभी ऑप्शन को चेक करके देखना पड़ेगा, और जो आंसर हमारा प्रूव करेगा हमें वो लेना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन सोल्व होंगे हमारे जो भी ऑप्शंस दिए गए ना उन्हीं की हेल्प से, बिना ऑप्शन की हेल्प से हम इनको सोल्व नहीं कर सकते। अब जैसे हमें यहाँ पे 26 का क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पे ये है एजेस के ऊपर कि सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ आशीष एंड विवेक इज एक्स ईयर मान लिया हमने, ठीक है। एंड द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द एज ऑफ दीपक बिफोर एन ईयर मान लिया, एंड एज ऑफ विवेक आफ्टर 9 ईयर इज, आफ्टर बोला तो ऐड होगा और बिफोर बोला तो माइनस होगा, तो वो है 4 3 का, ठीक है। ये एन है ना, ईयर है, ओके। फिर इसने बोला दीपक 12 साल छोटा है सुमन से, सुमन बड़ी है दीपक से, मतलब इनकी एज का डिफरेंस 12 साल है। और बोला सुमन हु इज खालसा नियर एल्डर, मतलब सुमन है ना ये आशीष से भी बड़ी है, आशीष ओके ए से ही बड़ी है। सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ आशीष विवेक एंड रवि इज 72 ईयर। और हमें क्या डाटा दिया गया है, आशीष विवेक और रवि की एज 72 साल है ना। आशीष विवेक की एज 72 साल है। रिस्पेक्टिव रेशियो होता है ना रवि और दीपक का। तो इस क्वेश्चन को भी हम ऐसे तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हमें ऐसा कोई डाटा नहीं दिया गया है जिसका हम ज़्यादा यूज़ कर पाएँ। तो हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, ऑप्शंस की। ऑप्शंस उठाएंगे, पुट करेंगे, हमारे पास ये डाटा है, तो हम क्या कर लेते हैं ऑप्शन ए 32 4 24। देखो हमने मान लिया, अब क्या हो गया, हमें पता स्टार्टिंग से कि आशीष और विवेक की एज होगी वो 32 है, पहला ब्लैंक। आशीष और विवेक की अगर एज आ गई तो यहाँ से रवि की भी तो एज आ गई, क्योंकि हमें 72 दे रखी है सम। तो 72 में से 32 गया तो रवि की एज कितनी आई हमारी, 40 आ गई। एक मिनट, ये हाँ ठीक है 40 आ गई ना। 40 आने के बाद और हमें क्या दे रखा था कि जो दीपक की एज है कितने साल पहले, अब इसने दिया ना 4 साल पहले, और विवेक की एज 9 साल बाद, उसका रेशियो 4 3 है हमारे पास, ठीक है ना। अब आगे हम देखें तो इसको हम सोल्व कर क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये आ जाएगा हमारा 3D - 4V = 48, मतलब एक टाइप से एक इक्वेशन सी बन गई, ये 48 है। आगे हमने पढ़ा, इसने बोला था कि दीपक 12 साल छोटा है सुमन से, दीपक और सुमन की एज का डिफरेंस, और ये भी इसने दे दिया कि सुमन है वो बड़ी आशीष से, तो कितने साल बड़ी, यहाँ पे दे रखा है 24 साल बड़ी है, मतलब सुमन और आशीष के बीच का भी डिफरेंस हमें दे दिया 24, कि सुमन और आशीष का बीच का डिफरेंस भी 24 है, और सुमन और दीपक के एज के बीच का डिफरेंस भी 12 है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ना एक बंदे की एज को मान सकते हैं भाई एक्स वेरिएबल में, उससे हमें ना सारे जो भी रिलेशन है ना वो प्रूव हो जाएगा। कैसे कि हमने मान लिया कि जो आशीष है ना वो एक्स ईयर का है, तो सुमन उससे तो 24 साल बड़ी है, मतलब 24 साल की आ जाएगी, और दीपक है वो सुमन से 12 साल छोटा है, मतलब वो एक्स + 12 साल का हो जाएगा, ठीक है। और क्या पता था भाई हमें ये भी तो पता था कि जो 3D - 4V है, ये इक्वेशन हमने जो बनाई थी ये इतनी है, तो दीपक की एज तो हमारे आ गई, इसमें पुट करेंगे तो वहाँ से हमारे पास विवेक की एज भी आ जाएगी एक्स में, तो हमने पुट किया 3x + 12 - 4, और विवेक की हमें पता नहीं है = 48, ऐसे मान लो। नहीं तो ये एक तरीका ये भी है इसको निकालने का कि भाई हम विवेक का रिलेशन कैसे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि जो विवेक है और आशीष है, एक मिनट चलो आप ये मत लो, ये ले लो, इससे भी निकाल सकते हो या उल्टा भी कर सकते हो। हम ये ले लेते हैं कि भाई हमें पता था ना कि विवेक और जो आशीष है उसकी 32 साल है, तो जो आशीष है उसकी तो एक्स है, तो विवेक की तो सिंपल हम क्या बोल सकते हैं 32 - x आ जाएगी, मतलब चारों बंदों की हमें इससे ऐसे पता चल गई। और जो अभी इक्वेशन हमने बनाई थी उसमें अगर पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 3D - 4V, ये हमारा 48 था। इसमें डी किस गैप पे, तो दीपक की, और वी किस गैप पे, विवेक की एज पुट करेंगे, तो ये बन जाएगा हमारा 3x + 12 - 4 32 - x = 48। तो यहाँ से जब हमने इसको सोल्व किया तो x की वैल्यू हमारी आ गई 20,
तो 20 अगर पुट हो जाएगा तो हमारे पास चारों बंदों की सेपरेट सेपरेट एज आ जाएगी। इसने पूछा क्या है, बस हमें वो करना है। इसने बोला था रिस्पेक्टिव रेशियो प्रेजेंट एज ऑफ रवि, रवि तो प्रेजेंट एज स्टार्टिंग में आ गई थी 40 साल, और प्रेजेंट एज ऑफ दीपक, दीपक की एज आ जाइए हमारे 32 साल। तो हमारा आंसर है 5। ठीक है ना। तो ये अगर रॉन्ग आया है, लेकिन मतलब नहीं आया ना इसके अकॉर्डिंग, तो इसका मतलब है कि हमारा ऑप्शन ए रॉन्ग है। ठीक है, ऐसे ही आपको बी को चेक करना है, सी को करना है, डी को करना है, तो वहाँ से हमारा आंसर हमें पता चल जाएगा। ओके, वैसे इसका आंसर बी होगा। मैंने जानबूझ के आपको रॉन्ग आंसर मतलब ऑप्शन से चूज़ करवाया था ताकि आपको पता चले कि ऐसे हमारा गलत हो सकता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये हमारा पूरा वेन डायग्राम के ऊपर है। इसके लिए आपकी जो वेन डायग्राम कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना जरूरी होता है। तो देखो, एक होता है डबल वेन डायग्राम और एक होता है ट्रिपल वेन डायग्राम। तो इसमें ये जो पोर्शन होता है ना, ये ओनली पोर्शन होता है, ये होता है बोथ होता है, ये भी ओनली होता है, और ये कंप्लीट होता है जिसमें है ना दूसरा जो वेन डायग्राम होता है उसका भी पोर्शन आ जाता है। ऐसे ही यहाँ पे भी ये ए ओनली, ये ओनली, ये ओनली, ये तीनों का होता है। ये इतना इतना बताओ तो सिर्फ 2 का, और इतना बताए ना तो इसमें तीसरा वाला भी आ जाता है। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते तो पता चल जाएगा आपको। देखो यहाँ पे ना 100 और 900 प्रोफेसर हैं, 1150 टोटल प्रोफेसर टेक द फिजिक्स। देखो 3 डिपार्टमेंट हम बना ही लेते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और प्रोफेसर कितने हैं 900। 900 का 11/50 है ना वो फिजिक्स डिपार्टमेंट लेते, तो वो करेंगे तो वो आएगा 198, और 17/50 करेंगे 900 का ही तो वो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट लेते, वो आएगा हमारा 306। आप इसको कैलकुलेट कर लेना। और 13/50 करेंगे तो बायो लेता है, मतलब 234 आ जाएगा। फिर इसने बोला 2/25 है ना प्रोफेसर का, टोटल प्रोफेसर का, वो फिजिक्स और केमिस्ट्री ले रही है ओनली, मतलब ये पोर्शन में नहीं आएगा, वो सिर्फ इसी में आएगा। तो ये आया हमारा 72। फिर इसने बोला आगे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ओनली, आउट ऑफ द टोटल प्रोफेसर से ही फिजिक्स डिपार्टमेंट में टोटल प्रोफेसर इन फिजिक्स डिपार्टमेंट कितने 198, उसका 1/3 हैव टेकन बोथ फिजिक्स एंड बायो, फिजिक्स और बायो लिया, मतलब ये आ गया 36। 1/3 के 3 छिंग हटा 3, ठीक है ना, कर देंगे। फिर आगे आया मतलब 198 को हमें 1/3 से डिवाइड कर, क्योंकि इसने बोला ना टोटल प्रोफेसर जो फिजिक्स डिपार्टमेंट है उसका लिया है। फिर आगे बोला आउट ऑफ द टोटल केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में जो टोटल प्रोफेसर है ना उसका 1/3 हमने लिए हैं किसमें, केमिस्ट्री और बायो ओनली। ठीक है, 1/3 करेंगे, 3 कब 3 0, 3 2 नीचे 102। आगे बोला 33% ऑफ बोथ केमिस्ट्री एंड बायो डिपार्टमेंट ओनली, नहीं हो गया 40% सारे लेते हैं, मतलब यहाँ पे आ गया 40 यहाँ पे। ठीक है, फिर इसने बोला फाइंड द नंबर ऑफ प्रोफेसर हु हैव नॉट टेकन एंड, देखो हमारे पास ये तीनों आ गए 20-20 के सारे, तो हम क्या इनका टोटल, इधर वाले का टोटल है वो 198 में घटाएंगे तो ये आ गया, इस पूरे का टोटल 306 से घटाएंगे तो ये आ गया, इस पूरे का टोटल इसमें से घटाएंगे तो ये आ गया। इसने बोला कि किसने एक भी डिपार्टमेंट नहीं लिया, तो सारों का ओवरऑल जितना ये अंदर अंदर वाला है सारा जोड़ के और इसको 900 में से घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 482। एक तो ये तरीका है वेन डायग्राम से, एक इसका फॉर्मूला भी होता है, आप वो भी याद कर सकते हो कि भाई फिजिक्स डिपार्टमेंट, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, बायो डिपार्टमेंट, फिजिक्स और केमिस्ट्री घटा दिया, केमिस्ट्री और बायो घटा दिया, फिजिक्स और बायो घटा दिया, और उसमें तीनों का जो मर्जर है वो हम ऐड कर देते हैं, तो भी उससे वो हमारा किसके बराबर हो जाता है, कंप्लीट के पी जो तीनों फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। ठीक है ना। अब बात आते हैं 28 के क्वेश्चन पे। टोटल टाइम टेकन बाय बोट पी, मतलब बोट टू गो x किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड देन रिटर्न बैक टू सर्टेन डिस्टेंसेस 6 आवर, की जो टोटल टाइम लिया गया है ना बोट के द्वारा x किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में और फिर रिटर्न करने में एक सर्टेन डिस्टेंस तक, वो 6 घंटे है। ठीक है, तो मतलब देखो हमने मान लिया कि भाई डिस्टेंस है ना वो हमारी x किलो, नहीं चलो d मान लो, चाहे चलो x मान लिया, x किलोमीटर जाती है अपस्ट्रीम और रिटर्न करती है वहीं पे, मतलब डाउन स्ट्रीम, वो 6 घंटे लेती है ओवरऑल। हमें एक पहले की रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम टू दैट ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 1:8, और ना बोट और स्ट्रीम का रेशियो दे दिया 1:8, हमने इनको यूनिट मान लिया, n मान लो, चलो ठीक है। तो अब स्ट्रीम मतलब यहाँ पे आ जाएगा 7n, और ये डिफरेंस कितना हो जाएगा, मतलब डाउन स्ट्रीम हो जाएगा 9n। ठीक है, n है ये। ठीक है,
आगे इसने क्या बोला, ये होगा इफ द अपस्ट्रीम डिस्टेंस कवर इज 50 किलोमीटर मोर देन द डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस कवर, मतलब अगर ये जो डिस्टेंस थी ना ये अलग होती, मतलब कि अपस्ट्रीम डिस्टेंस माइनस डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस का डिफरेंस 50 होता, कि भाई ये जो डिस्टेंस करी 50 ज़्यादा होती, एंड द बोट कैन कवर 3x + 20 किलोमीटर इन स्टील वाटर इन 12 आवर्स। तो एक तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो इक्वेशन बनेगी। दूसरा है देखो, एक इसने ये भी बोल दिया कि 3x + 20 को किस में, स्टील वाटर में, मतलब स्टील वाटर की कितनी है हमारी 1 एन, बोट एंड स्ट्रीम 1/8। हाँ देखो स्ट्रीम के 1 स्ट्रीम हमारी 1 है और बोट हमारी 8 है, तो मतलब ये 8n से कवर करेगा, कितने टाइम लेगा 12 आवर लेगा। तो एक इसको इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो वो बनेगा हमारा, और एक इस इक्वेशन यहाँ से सोल्व करेंगे तो x और n के रिलेशन है कि यहाँ से मिलेगा। तो दोनों से मिलने के बाद जब हम उनको सोल्व करेंगे तो हमारे पास x की भी वैल्यू आएगी, n की भी वैल्यू आएगी। और यहाँ पे इसने आगे क्या बोला है नंबर, हाँ तो फिर पता है इसमें और ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना, जब हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ना तो वहाँ से हमारे पास है ना 0.6 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू आ जाएगी। फिर हमें क्या करना है, सारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इनके फैक्टर निकालने और ये देखना है कि ये जो वैल्यू है इनमें से किसका एक फैक्टर है, बस और ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना। यहाँ से हमारी जब हम सोल्व करेंगे ना तो x की हमारी वैल्यू आएगी 140। आपको तरीका समझ में आ गया होगा, बस आपको सोल्व करना है। तो 0.6 मतलब 10 मल्टीप्लाई में 140 0 0, ठीक है, 6 चौक 24 2 6 7 84, हमें देखना है किसका फैक्टर है, बस ये ऐसे करना है। और तो हमारे बट थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा क्योंकि हमें इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे ना, ये हमें दिया गया है क्रिकेट लवर्स के लिए बेस्ट क्वेश्चन है क्योंकि इस यहाँ पे बॉलिंग वगैरह के ऊपर दिया गया है। तो पाई चार्ट दिया गया है, बिलो द डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ ओवर्स बाउल्ड बाय 5 डिफरेंट बॉलर्स इन देयर इंटायर कैरियर, ठीक है। तो यहाँ पे ना हमें कौन कौन दिए गए, A B C D ये हमें दिए गए हैं, और टोटल ओवर बाउल्ड बाय भी दिया गया है 4000 है, और 3 मतलब डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन में दिया गया है। तो हम डिग्री से इसको क्या कर सकते हैं, 4000 से बांट सकते हैं। तो इसको बांटेंगे तो ये आ गया 2500, ये आ गया 1260, एक ऐसे मतलब 1 मिनट को, मतलब ये हमें ऐसे इसको 4000 है, देखो आपको निकलना भी इसका 4000 डिवाइड बाई 360 किया 0 0 4 एकम 4 4 8 4 9 36, मतलब 100/9 के हमें मल्टीप्लाई करनी है। तो ये हमारा कितना आ गया 1000, ठीक है। ये हमारा कितना हो गया फिर 700, ये हो गया 800, ये हो गया हमारा 1000, और ये फिर से हमारा हो गया 500। ये आ गए टोटल ओवर बाउल्ड, कि उन्होंने जितने भी बॉल किए हैं ओवर में, कितने ओवर लिए हैं वो सब बता रखा है, ठीक है। ये डाटा हमारे पास एग्जैक्ट आ गया। आगे इसने बोला एक बॉलर इकोनॉमिक रेट इज द टेबल की नॉमिनल, इकोनॉमिक रेट और बॉलिंग रेट दे रखी है हमें यहाँ पे, ठीक है। ये दे रखी इकोनॉमिक, एक मिनट, इकोनॉमिक रेट और बॉलिंग रेट दे रखी है हमें यहाँ पे। फिर इसने आगे क्या बोला है, बॉलर की इकोनॉमिक रेट क्या होगी भाई, इकोनॉमी रेट निकालने का क्या फॉर्मूला है, वो है इसने बोल रखा है इकोनॉमिक रेट हमारी होगी जो भी उसने रन्स लिए हैं वो, मतलब उनका एवरेज, एवरेज क्या होगा भाई, रन अपॉन में जो भी बॉल लिए हैं बॉल, तो इसका ये होगा, मतलब एक टाइप से कह सकते हो कि रन हमारा किसका मल्टीपल, इकोनॉमिक रेट मल्टीप्लाई ओवर जो भी बाउल किए गए उनका। और इसने एक चीज़ और कि बॉलिंग जो एवरेज है उसको हम कैसे निकाल रहे हैं, बॉलिंग जो एवरेज है वो हमारा है रन्स अपॉन में विकेट्स, विकेट्स कितने लिए हैं उससे, ठीक है। मतलब ये 2 फॉर्मूले हमें दिए गए हैं। और एक ओवर में 6 बॉल हैं, एक ओवर में कितनी बॉल हैं, 6 बॉल हैं, तो टोटल बॉल्स भी निकाल सकते हैं हम, ठीक है ना। तो देखो अब हमारे पास क्या क्या डाटा है हम उसका यूज़ करते हैं, 1 मिनट। हमारे पास क्या क्या ABCDE, हमारे पास बाउल ओवर आ गए थे ना, 1000 700 800 1000 और 500 ये आ गए थे। फिर इसने बोला था कि मतलब हमें ना इस डाटा का यूज करना था, तो इसने हमें ये बताया कि एक ओवर में कितनी बॉल्स हैं, एक ओवर में 6 बॉल्स हैं, ठीक है। टोटल वो कितने थे, ओवर 4000 थे, तो 6 किया तो टोटल बॉल्स कितनी आ गई, 24000 आ गई, ठीक है। ये क्या आई है हमारी टोटल बॉल्स, ठीक है ना। अब बॉल्स आ गई, अब हमें ना क्या दे रखा है इसने, इकोनॉमिक रेट दे रखा है, बॉलिंग एवरेज दे रखा है, ठीक है।
और हम है ना, जो हमें दो फॉर्मूलाज मिले थे क्या क्या, कि बॉलिंग एवरेज था वो हमारा रन्स अपॉन में विकेट के इक्वल था, और जो इकोनॉमिक रेट था वो था रन्स अपॉन में जो ओ भाई मतलब बालों को हमने वो किया था वो था। ठीक है, तो देखो ये डाटा हमें दे रखा है इकोनॉमिक रेट का और बॉलिंग रेट का। हम क्या निकाल सकते हैं, जो रन्स उसने लिए हैं वो। ठीक है, तो रन्स कैसे निकाल सकते हैं भाई, रन्स का जो फॉर्मूला था वो था हमारा जितनी भी बॉल किए हैं और जितनी इकोनॉमिक रेट है, इकोनॉमिक रेट यहाँ पे ढाई, एक मिनट कितनी है, ढाई की मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ये आ गया 2500 रन्स, फिर यहाँ पे आ जाएगा 1260, फिर आएगा 1400, 2200, 1700, एक टाइप से कहते मतलब ये हमारे रन आ गए, रन्स आ गए। और रन्स को अगर हम बॉलिंग एवरेज से डिवाइड कर देते हैं तो जो हमारे पास क्या आ जाती है, विकेट्स आ जाती हैं। यही तो है, क्योंकि इसने बॉलिंग एवरेज दिया है हमें, बॉलिंग एवरेज से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, विकेट, क्योंकि इसने विकेट का भी फॉर्मूला दिया है। तो एक मिनट ये आप नोट कर सकते हो, 700 है ये। तो विकेट्स हमारे कैसे आ जाएंगे, विकेट्स आएंगे हमारे बॉलिंग एवरेज से, मतलब रन्स को हम बॉलिंग एवरेज से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से विकेट्स आई हमारी 50, 12, 35, 40 और 20। तो विकेट्स आ गई हमारे पास, रन्स आ गई, बॉल ओवर आ गई, इकोनॉमिक रेट, बॉलिंग रेट हमें दे रखी है। कोई भी डाटा ऐसा नहीं बचा तो हमने नहीं निकाला, बस अब हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे दो फॉर्मूले उसका बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है, वो आपको याद रखना है कि बॉलिंग एवरेज हमारा होता है रन्स अपॉन में विकेट, और जो इकोनॉमिक रेट होती है वो होती है हमारी जो रन्स है वो अपॉन में जो भी ओवर्स बाउल किए गए वो निकालना। यहाँ पे हमें रन्स को ही पड़ेगा, तो इकोनॉमिक रेट के हम ओवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सारा डाटा आ जाएगा। यहाँ पे ना जो क्वेश्चन है उसमें एक चीज़ पूछी गई है, वैसे तो पहला वाला क्वेश्चन तो आसान ही है कि ना मेडन का मतलब ये होगा कि जिसमें आपके जो रन्स है ना आपने जो भी लिए हैं वो जीरो, मतलब आपने कोई रन नहीं बनाया, वो होता है मेडन। ठीक है, मेडन ओवर, तो उसमें आपने कोई भी रन नहीं बनाए। ठीक है, और कुछ नहीं, हाँ विकेट वगैरह हो सकते हैं लेकिन रन कुछ भी नहीं बनाए हैं, वो होता है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 30 क्वेश्चन को कंप्लीट किया, इससे वाले पार्ट में हम आगे क्वेश्चंस को करेंगे।